आज मेरा टॉपिक है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। और एक महज सुखद अवसर है कि कल उत्तर प्रदेश की हमारे यहाँ चूंकि कार्यपालिका के दो स्वरूप हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो राज्य की कार्यपालिका हुआ तो चुनाव विधानसभा का था, व्यवस्थापिका का था, लेकिन संसदीय शासन में व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका आती है जिसका बहुमत होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की महान जनता को हार्दिक शुभकामना, जिन्होंने एक महान जनप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः सत्ता सौंपी है। हार्दिक आभार। हम गोरखपुर के लोगों को तो और ज़्यादा जैसे लग रहा है कि कोई हमारे घर का मुख्यमंत्री बना हो। तो यह महान अवसर है हम सभी के लिए। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा आभार मतदाता को, जनता को, आम जनता को। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि देश की वास्तविक मालिक तो जनता है। झूठे ही में हम मालिक बनने का राजनीतिक रूप से अपने आप में बोध बना लेते हैं कि हम मालिक हैं। मालिक तो जनता है। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकार के कार्यों का आधार है। सब कुछ सफलता कार्यपालिका पर निर्भर होती है। सब कुछ सफलता कार्यपालिका पर निर्भर होती है। डॉक्टर फाइनर ने यहां कहा है, डॉक्टर फाइनर का मानना है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को शक्तियां देने के बाद जितनी शक्तियां संविधान से बच जाती हैं वो सभी कार्यपालिका की शक्तियां हो जाती हैं। कार्यपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और संसदीय शासन में तो एकदम बिल्कुल, चूंकि कार्यपालिका का व्यवस्थापिका पे नियंत्रण भी होता है। प्रथम सदन में विश्वास मत होगा तभी तो सरकार बनाएंगे। इस नाते बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, अध्यक्षात्मक में भी, संस्थात्मक में भी। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो एक ऐसा सरकार का रूप जिसका मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना है। व्यवस्थापिका का काम था कानूनों को बनाना, मुख्य कार्य। एक लाइन में कोई पूछे कि व्यवस्थापिका का क्या है, सरकार का कौन सा अंग है, तो सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका वो थी जो कानूनों को बनाए, और कार्यपालिका वो है जो कानूनों को लागू करे, क्रियान्वित करे, कार्य रूप दे। तो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कार्यपालिका। इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम बोलचाल में कार्यपालिका को ही सरकार कह देते हैं। यह कार्यपालिका मुख्यतः 2 तरह की होती है। अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो मैंने आपसे कहा था कि सरकार का तात्पर्य होता है जो राज्य की भावनाओं को व्यक्त करने के जो माध्यम है, संसाधन है, एजेंसी है, व्यक्ति है, सब सरकार है। और कार्यपालिका वो है जो राज्य की भावनाओं को व्यक्त करेगा, और कार्यपालिका वो है जो राज्य की इन भावनाओं को व्यक्त को कार्य रूप दे दे। यानी जो राज्य की भावनाओं को, इच्छाओं को जिसने व्यवस्थापिका ने कानून नियमों को बनाया उसको वो कार्य रूप दे, संचालित करे, इसे हम कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका वो जो कानूनों के आधार पर, व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों के आधार पर कानूनों को लागू करे, क्रियान्वयन करे। तो ये 2 तरह की होती है। अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी, सेवी वर्ग, अस्थाई लोग हैं वो सभी कार्यपालिका के अंग हैं, क्योंकि सभी तो राज्य के आवश्यकताओं की, इच्छाओं की, भावनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो सभी जब कर रहे हैं तो सरकार के 3 अंग हैं, और सरकार का मुख्य कार्य है, सरकार है ही राज्य की इच्छाओं को व्यक्त करने का एक साधन। तो इन्हें कार्य रूप देने के जितने भी लोग लगे हैं, सबसे छोटा से छोटा पद से लेके बड़ा से बड़ा पद, राष्ट्रपति तक, सब सारे लोग कार्यपालिका में आते हैं। जितने अस्थाई सेवी वर्ग हैं, जितने लोग कानूनों को, निर्मित कानूनों को पालन करवाने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम संकुचित रूप में देखें तो राजनीतिक कार्यपालिका से अभिप्राय होता है तो 2 रूप में कार्यपालिका है। संकुचित रूप में केवल राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, और राज्य में फिर वही राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। लेकिन अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो सभी अस्थाई सेवक गण, गवर्नमेंट कर्मचारी, जो सहित संपूर्ण जो व्यवस्था राजनीतिक तो रहेगी ही रहेगी, जो उस कार्य रूप को
प्रेरित कराते हैं, क्योंकि पूरा कराते हैं, क्योंकि कार्यपालिका है ही जो व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों को कार्य रूप में प्रेरित करे, बदले। तो कार्यपालिका वो जो कानूनों को लागू करती है। एक लाइन की बात, कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाले को कार्यपालिका कहते हैं। बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। अब कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार, तो पहला प्रकार है नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, ये पहला प्रकार है। कार्यपालिका में तो कोई दिक्कत रह गई नहीं, रह गई कि जो कानूनों को लागू करती है वो कार्यपालिका है। अगर हम व्यापक देखें तो सारे अस्थाई सेवक वर्ग, अस्थाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और अगर हम संक्षिप्त देखें तो राजनीतिक रूप से जो कार्यपालिका है। तो दोनों की बात हो गई। अब हम चर्चा करेंगे नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। जब कार्यपालिका का प्रमुख नाम मात्र का हो, जैसे भारत में राष्ट्रपति, केंद्र में, राज्य में राज्यपाल, इंग्लैंड में महाराज सम्राट, ये नाम मात्र के कार्यपालिका हैं। और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब संसदीय शासन में भेद है, अध्यक्षात्मक में भेद नहीं है, संसदात्मक में भेद है। जैसे ब्रिटेन में, भारत में, क्योंकि संसदात्मक में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल या एक शब्द में कहें प्रधानमंत्री में निहित होती है, क्योंकि संसदीय शासन धीरे धीरे मंत्रिमंडलीय शासन और मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री शासन में बदल गया है। यह मैं पिछले व्यवस्थापिका में, संसदीय शासन में पढ़ा चुका हूं, यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। तो अध्यक्षात्मक शासन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहां एकमात्र राष्ट्रपति है जो वास्तविक भी है और नाम मात्र का है, सब वही है। तो ये हो गई नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, पहला। दूसरा, एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल का मतलब कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में ही हो। हिंदी बड़ा समृद्ध भाषा है, बहुत कुछ तो उसके शब्द से ही अर्थ निकल जाते हैं। एकल मतलब एक मालिक हो कार्यपालिका का, एक प्रधान हो। जैसे हम देखें संसदीय शासन में भी कहने के लिए मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है। मैं कभी विस्तार से चर्चा करूंगा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर। संक्षेप में यहां यह समझिए कि मंत्रिपरिषद का मतलब संपूर्ण मंत्री और मंत्रिमंडल का मतलब प्रथम श्रेणी के मंत्री, जिसे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो कहने के लिए तो मंत्रिमंडल है, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री संसदीय शासन में ही कार्यपालिका का सर्वप्रमुख है। मैं इसका पिछला वीडियो में संसदीय शासन में पढ़ा चुका हूं, एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति के अंदर सारी शक्तियां हैं, मंत्रीगण का कोई विशेष मतलब नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है अध्यक्षात्मक में, और संस्थात्मक में प्रधानमंत्री की, राज्यों में मुख्यमंत्री की। और बहुल कार्यपालिका का मतलब यानी कि जहां कार्यपालिका का एक मात्र दायित्व हो, प्रधान हो, तो संसदात्मक में प्रधानमंत्री, केंद्र में, राज्य में मुख्यमंत्री और अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति। बहुल कार्यपालिका का मतलब जहां कार्यपालिका की शक्तियां और लोगों में बटी हों और लगभग बराबर हों। जैसे स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, वहां 7 सदस्यों की कार्यपालिका है। एक व्यक्ति 1 साल के लिए उसका प्रमुख होता है, जिसे वहां का राष्ट्रपति कहते हैं, जिसकी कोई खास भूमिका नहीं होती, कोई खास भूमिका नहीं होती। वो समझिए कि बस जैसे सबकी शक्तियां वैसे उनकी भी शक्तियां हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है, जिसे हम कहेंगे बहुल कार्यपालिका। 1 साल के लिए एक व्यक्ति को वो पद मिलता है राष्ट्रपति का, और ये बहुल कार्यपालिका 7 सदस्यों की कार्यपालिका है। तो ये हो गया एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। अब तीसरा है, जो है तीसरा नाम मात्र एकल और बहुल, तो तीसरा है, अच्छा हाँ, एक चीज और इस पे बता दूं कि एकल ठीक है कि बहुल ठीक है, तो इस पर नेपोलियन ने बड़ा अच्छा कहा है। दुनिया के महान सेनापतियों में से एक नेपोलियन ने कहा कि 2 योग्य सेनापतियों से एक अयोग्य सेनापति बेहतर होता है। 2 योग्य सेनापतियों से एक अयोग्य सेनापति बेहतर होता है, क्योंकि वो निर्णय जल्दी करेगा, हाँ या ना का। तो एकल कार्यपालिका ज्यादा अच्छी मानी जाती है अपेक्षाकृत बहुल कार्यपालिका की। तीसरा है संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय केंद्र में नाम मात्र के, और राज्यों में गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान।
और मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री कार्यपालिका का केंद्र में वास्तविक प्रधान, और मंत्रिमंडल सहित मुख्यमंत्री कार्यपालिका का, मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री कार्यपालिका का राज्य में प्रधान। अध्यक्षात्मक में मंत्रीगण का मतलब कुछ नहीं, सारा कुछ मतलब राष्ट्रपति का होता है, मंत्रीगण केवल उसके सहयोगी की तरह होते हैं। तो संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो थोड़ा अलग अलग है। हालांकि संसदीय में भी सारी कुछ शक्तियां केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री के पास होती हैं, लेकिन फिर भी दो तरह की कार्यपालिका के दो स्वरूप, नाम मात्र और वास्तविक। वास्तविक में भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री, तो ये स्वरूप होता है, लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं और यहां पे राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं। चौथा स्वरूप है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। हाँ, एक चीज थोड़ा सा और बता दूं कि संसदीय शासन में कार्यपालिका का ज्यादा प्रभाव इस नाते बढ़ जाता है क्योंकि उनका बहुमत होता है। तो बहुमत के बल पे वो जो चाहते हैं वो कानून पास करवा लेते हैं। खास करके प्रथम सदन में बहुमत है ही है, क्योंकि उनकी अपनी उसी के प्रति उत्तरदायी हैं वो। इस नाते जो चाहते हैं वो कानून पास करवा लेते हैं। अगर उनका दूसरे हाउस में भी बहुमत है फिर क्या पूछना है। और अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका व्यवस्थापिका अलग अलग होती है। इस नाते कार्यपालिका मजबूत तो होती है कार्यकाल को लेके, लेकिन जो कानून चाहे वो उस तरह से नहीं पास करवा पाएगी जिस तरह से संसदीय शासन में होता है, यदि उनके दल का बहुमत नहीं है। तो ये थोड़ा अंतर है। अब हम चलते हैं पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। पैतृक का मतलब होता है कि पिता या संतति के रूप में पद प्राप्त हो। जैसे ब्रिटेन में सम्राट जो है वो पैतृक पद मिलता है, राजा के बड़े पुत्र या पुत्री को पद मिलेगा। जापान में यह व्यवस्था है। और निर्वाचित का मतलब कि निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, जैसे भारत में है, जैसे अमेरिका में है। तो ये रूप है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका के। अब हम कार्यपालिका प्रधान को चुनने की विधि, कार्यपालिका प्रधान का चुनाव, कार्यपालिका प्रधान का चुनाव कैसे करेंगे। तो पहला तरीका है, हम देखें तो वंशानुगत बहुत पुराना तरीका है। वंशानुगत पद्धति कि बाप से पिता से पुत्र या पुत्री को, बड़े पुत्र या पुत्री को गद्दी मिले। अगर वो नहीं योग्य है तो उसको बाद वाले को मिले। ये बहुत पुराना पद्धति है और पूरी दुनिया में रहा है। आज हम जापान में देखें तो यही पद्धति है, हम ब्रिटेन में देखें तो सम्राट को लाने का यही पद्धति है। ये बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत सारे देशों में अभी भी है। दूसरा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता खुद चुन लेती है सीधा, जैसे निर्वाचन। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन बहुत सारे देशों में है, ब्राजील में है, मेक्सिको में है, पेरू में है, और बहुत बड़े विशेष देश हम कहें तो फ्रांस में है। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है। तीसरा है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष मतलब जनता सीधा चुनाव नहीं करेगी, लेकिन जनता के द्वारा ही इनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष जैसे अमेरिका में जनता चुनती है निर्वाचक मंडल को। कभी हम अमेरिकी संविधान में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं तो इस उद्देश्य को लेकर ही आया हूं कि सारे राजनीतिक कॉन्सेप्ट आपका जहां तक मुझसे संभव हो क्लियर करूं। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता चुनती है राष्ट्रपति को, जनता चुनती है निर्वाचक मंडल को, निर्वाचक मंडल चुनते हैं राष्ट्रपति को। ये अप्रत्यक्ष रूप से भारत में जनता चुनती है हमारे विधानसभा, लोकसभा को, और विधानसभा के प्रतिनिधि फिर चुनते हैं राज्यसभा के प्रतिनिधियों को, यानी और फिर वो चुनते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय को। तो इस तरह से ये अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, जनता चुनती है विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों को, और वो जिनका बहुमत होता है उसी में से कार्यपालिका प्रमुख का चुनाव होता है। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। चौथा जो तरीका है वो है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन ये भी व्यवस्था है कहीं कहीं। जैसे हम विशेष रूप से चर्चा करें तो स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका द्वारा ही निर्वाचन की व्यवस्था है, और व्यवस्थापिका ही वहां की कार्यपालिका का चयन करती है।
तो ये हो गया चयन करने की विधि। अब हो गया व्यवस्थापिका के कार्यकाल या पुनः निर्वाचन। तो कहीं व्यवस्थापिका का कार्यकाल 4 साल है, अमेरिका में 4 साल है, भारत में 5 साल है, और कहीं पुनर्निर्वाचन पे रोक है, कहीं नहीं रोक है। जैसे अमेरिका में 2 बार से अधिक कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ये एक व्यवस्था है। भारत में राष्ट्रपति के लिए एक परंपरा है कि मैं 2 बार से अधिक न राष्ट्रपति बने, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोई रोक नहीं है। जब तक आपको जनता चाहे, आपका प्रथम सदन में बहुमत है, मुख्यमंत्री का जैसे राज्य की व्यवस्थापिका के प्रथम सदन में बहुमत है, लाइफ टाइम अब रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनका कार्यकाल हुआ। अब जहां तक सुविधाओं की बात है तो बहुत सारी सुविधाएं, कहें कहावत है गांव में राजा होंगे खाएंगे क्या, बहुत सारी सुविधाएं कार्यपालिका को मिलती हैं। उनका बहुत चर्चा करना ठीक नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कार्यपालिका के कार्य। तो कार्यों में सबसे पहला काम है कि कानून शासन का संचालन। जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है उसके आधार पे कानूनों का संचालन करना, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कार्यपालिका की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कार्यपालिका कितनी कुशलता से, कितनी ईमानदारी से, कितनी नैतिकता से शासन का संचालन करती है, जिसमें आदेश देना, निर्देश देना, जरूरत पड़ने पे दंडित भी करना, वेतन काट लेना, सस्पेंड कर देना, नौकरी से हटा देना, ये बहुत सारे काम कार्यपालिका को करने पड़ते हैं जिससे शासन का संचालन हो सके। शासन का संचालन, कानूनों का क्रियान्वयन, आप कह सकते हैं कि कानूनों का क्रियान्वयन, जो कानून हैं उनको कैसे लागू किया जाए, क्रियान्वयन, यह काम है कार्यपालिका का। सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, यह बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है कार्यपालिका का, कि कार्यपालिका अपने सभी विभागों में कैसे समन्वय स्थापित करे। समन्वय पे फिर मैं कभी वीडियो लाऊंगा। समन्वय का एक लाइन अर्थ होता है कि सामंजस्य, एक तालमेल, एक रूपता। तो एक रूपता कैसे सभी विभागों में हो, यह बहुत बड़ा काम है कि सारे विभाग मिलकर काम करें। यह बहुत बड़ा काम है समन्वय स्थापित करना कार्यपालिका का। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है, विधि निर्माण, कानून बनाने का काम भी कार्यपालिका करती है। थोड़ा इस पे आपको हम विस्तार से थोड़ा सा ले जाएंगे। अगर अध्यक्षात्मक शासन है तो कार्यपालिका का सदस्य व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बैठकों में प्रायः भाग नहीं लेता है। संबोधन वगैरह कर सकते हैं लेकिन नहीं लेता है, और ना ही उसमें वोटिंग करता है, वोट डालता है। तो कार्यपालिका अपने दल के माध्यम से संदेश भेजकर, वीटो पावर के माध्यम से विधि निर्माण कार्य को प्रभावित करती है अध्यक्षात्मक में। लेकिन संसदात्मक में तो खूब बढ़िया से एकदम बिल्कुल, क्योंकि प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी है, उसका बहुमत है कार्यपालिका का। तो सदन, वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका का भी सदस्य है। ऐसे मान लीजिए हमारे मोदी जी व्यवस्थापिका के भी सदस्य हैं, उनका प्रथम सदन में बहुमत है, तो वो विधि निर्माण कार्य का सारा नेतृत्व वो करेंगे, उनके साथ उनके सहयोगी करेंगे। तो अब उसमें जरूरत पड़ी तो अपने विशेषज्ञों का भी, जो अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं, जो मैं कहा था विस्तार से, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनका भी सहयोग लेंगे, और जो चाहेंगे विधेयक पास करवाएंगे। संविधान के प्रतिकूल नहीं, संविधान के अनुकूल विधेयक पास करवाएंगे। तो ये विधि निर्माण कार्य में, संसदीय शासन में तो पूरा का पूरा नेतृत्व कार्यपालिका का होता है। और कहीं अगर दूसरे हाउस में भी बहुमत है, फिर क्या पूछना है, झमाझम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना जो चाहिए कानून पास करवाइए संविधान के अनुसार। तो विधि निर्माण कार्य में कार्यपालिका की बड़ी भूमिका है संसदीय शासन में, और अध्यक्षात्मक में भी भूमिका है, लेकिन उतना नहीं है। चौथा, वित्त कार्य, वित्तीय कार्य। कानून बनाती तो है व्यवस्थापिका, लेकिन वित्त पास तो करती है व्यवस्थापिका, लेकिन वित्त बनाने का काम, उसे लागू करने का काम कितनी कुशलता से लागू कर लीजिए, कितनी
ईमानदारी से, कितनी नैतिकता से, कितनी बेहतर ढंग से, ये सब काम कार्यपालिका का है। और अध्यक्षात्मक शासन में तो फिर क्या पूछना है, तुम प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। वो जो जितना वित्त चाहते हैं प्रथम सदन से पास करवा लेते हैं, क्योंकि वित्त पर नियंत्रण संसद का होता है और संसद के प्रथम सदन में उनका बहुमत होता है। और खास करके संसदीय शासन में तो जितना चाहिए उतना वित्त पास करवा लीजिए। उस वित्तीय कार्यपालिका का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संस्थात्मक शासन में फिर पूछना ही नहीं है, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो वित्त चाहती है कार्यपालिका उसे मिल जाता है। कितना बढ़िया इस वित्त को लागू करेंगे, सब कुछ कार्यपालिका की कुशलता पर निर्भर करता है। भ्रष्टाचार मुक्त, ईमानदारी से, हमारे यहाँ एक सरकार इसके पहले भी रही कांग्रेस की, रोजाना पेपरों में निकलता था ये घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला। अरे जज ने तो एक बार यहां तक कह दिया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में, कि कोयला आवंटन में, कि इतना अंक तो मैंने बचपन में, माननीय जज साहब ने कहा, किताबों में पढ़ा था। लेकिन वर्तमान हमारे केंद्रीय सरकार के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है। तो ये सारा कुछ कार्यपालिका की सफलता होती है। तो वित्तीय कार्य, तो ये हो गया। पांचवा है वैदेशिक संबंधों की स्थापना। वैदेशिक संबंधों की स्थापना, हमारा किसी देश के साथ कितना अच्छा संबंध होगा, कितनी कुशलता से वह कार्य हो जाएगा, कितनी अच्छे से हम भारत की नीतियों को दुनिया में रख करके अपना काम कर लेंगे, ये सब कुछ कार्यपालिका पे निर्भर करता है। तो वैदेशिक संबंधों की स्थापना, वैदेशिक संबंधों की स्थापना, या आप ये कह सकते हैं कि विदेश नीति का संचालन। विदेश नीति हमारे देश की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। कितना बढ़िया से हम विदेशों में अपने देश के संबंध स्थापित कर लेते हैं। अपने देश के, हमें दुनिया का मदद मिल जाए, हमें अच्छी चीजें मिल जाए, हमारा बहुत कुछ आजकल विदेशी संबंधों पर निर्भर कर रहा है। आज अभी हमारा चीन भारत विवाद हुआ था, हमारे केंद्र सरकार का विदेश से इतना अच्छा संबंध था कि दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े थे, हर तरह से समर्थन के लिए खड़े थे। आज अभी रूस और चेचन्या का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हमारे विदेशी संबंध अच्छे हैं कि हमारे सारे भारतीय हमारी केंद्र सरकार ने कुशलता से लाए हैं। तो विदेशी नीतियों का संचालन ये कार्यपालिका का काम है, बहुत बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी देश का कितना लाभ होगा, मान सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, अपने नागरिकों की रक्षा होगी, ये सब कुछ उस देश के कार्यपालिका पे निर्भर करता है। तो वैदेशिक संबंधों का संचालन ये बहुत बड़ा काम है। न्याय संबंधी काम, अब आप कहेंगे भाई न्याय क्या मतलब है हुआ कार्यपालिका का? नहीं है, न्याय संबंधी कार्य, कार्यपालिका न्याय संबंधी काम भी करती है। कार्यपालिका को अधिकार है कि वह अपराधियों के अपराध को क्षमा कर सकती है, कुछ कम कर सकती है, सर्व माफ कर सकती है, सर्व क्षमा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय को, राज्य में राज्यपाल महोदय को, अमेरिका में राष्ट्रपति को, तो ये न्याय संबंधी काम भी करते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे कार्यपालिका के विभाग ऐसे हैं जिनको एक तरह से अर्ध न्यायिक काम, जैसे ब्रिटेन में बहुत सारे विभागों को न्यायपालिका ने अर्ध न्यायिक कार्य दे दिए हैं, तो ये अर्ध न्यायिक कार्य भी उनके द्वारा किए जाते हैं। सैनिक कार्य का मतलब यह हुआ कि सेना का प्रमुख होता है कार्यपालिका प्रमुख। एक चीज, जैसे भारत में राष्ट्रपति सेना के प्रमुख हैं, तीनों सेनाओं के अंगों के प्रमुख हैं, कमांडर इन चीफ। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई कि सेना का कितनी बढ़िया ढंग से प्रयोग कर लें, यह कार्यपालिका पर निर्भर करता है। आप देखें तो अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, और कोई भी युद्ध तभी कार्यपालिका के तरफ से पुष्ट हो सकता है जब वहां की संसद चाहे, खासकर वहां का दूसरा हाउस सीनेट चाहे। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा माहौल बना देता है कि वहां की संसद को समर्थन देना ही पड़ता है। सेनाओं का कितनी बढ़िया प्रयोग होगा, ये अध्यक्षात्मक शासन में अमेरिकी राष्ट्रपति तय करेगा। कई बार वहां की संसद के बिना चाहे भी सेना का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर दिया, जैसे वियतनाम युद्ध में सीनेट, और मजबूरन सीनेट को समर्थन देना पड़ता है। तो सेनाओं का कितना बढ़िया प्रयोग होगा, कितने अच्छे ढंग से उनका प्रयोग होगा, यह अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक दोनों में कार्यपालिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और कभी कभी तो ऐसा माहौल बना देता है कार्यपालिका प्रमुख कि संसद को समर्थन देना ही पड़ता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, कई बार ऐसा स्थिति हुआ कि न चाहते हुए भी अमेरिकी संसद ने कार्यपालिका को समर्थन दिया।
भारत में तो कोई दिक्कत ही नहीं, संसदीय शासन है, झमाझम, कोई समस्या ही नहीं हमारे प्रधानमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति हमारे सेना के प्रमुख हैं, तो यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि प्रशासन संबंधी काम हो गए, देशी संबंधों का संचालन हो गया, न्याय संबंधी काम, वित्तीय कार्य, वित्त निर्माण संबंधी काम। अब आगे हम चलेंगे कुछ विविध कार्य की तरफ। विविध कार्य जैसे उपाधियां बांटना, ये कार्यपालिका का काम है। भारतवर्ष में बहुत सारी उपाधियां हैं, ये कार्यपालिका का काम है कि उपाधियां दी जाएंगी। तो कार्यपालिका ही तय करती है कि किसको क्या उपाधि मिलती है। जैसे मेरे पिताजी को भारत सरकार ने वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया, आतंकवादियों से मुठभेड़ में सफलता के लिए उनके, उसकी में तमाम सुविधाएं दिया, आजीवन एसी पास दिया, आज भी मेरी माता जी को उसका पेंशन वगैरह मिलता है। तो ये फिर और देश तमाम सेना के पदक हैं, तमाम पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार है, तो ये पद्मश्री है, तो तमाम पुरस्कार भारतवर्ष में है, जिसकी घोषणा, जिसको देने का काम कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका बहुत सारी उपाधियां, भारत रत्न, क्या क्या सब आप देखेंगे, तो बहुत सारी उपाधियां देने का कार्य कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका जन कल्याणकारी कार्यों के प्रति अंतिम रूप से उत्तरदायी होती है, अंतिम रूप से, और यही कार्यपालिका की शक्ति बढ़ा देता है। जितनी जनता के प्रति जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी है, सब कार्यपालिका की है। और खास करके अगर संकट है, युद्ध है, आपदा है, हमने देखा कि जब कोरोना संकट आया तो पूरा देश हमारे प्रदेश में योगी जी को और केंद्र में मोदी जी को देख रहा था, कोई जज साहब को नहीं देख रहा था, कोई एमएलए एमपी को नहीं खोज रहा था, सब लोग कार्यपालिका को देख रहे थे। तो जितना भी संकट का कार्य, जन कल्याणकारी कार्य, जनता के आवश्यकताओं के पूरा करने का काम, उनके आशा का जो केंद्र बिंदु है वो कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका जनता के आशाओं का केंद्र बिंदु है, संकट के समय संकट मोचन है, उसकी सारा सफलता असफलता कार्यपालिका पर निर्भर होता है। अब हम चर्चा करेंगे कार्यपालिका के आवश्यक गुण। कार्यपालिका के आवश्यक गुण क्या क्या कार्यपालिका में गुण होना चाहिए। तो कार्यपालिका के गुण,